दोस्तों, फरवरी 2020 की एक काली रात जिसने देश की राजधानी दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया था। चारों तरफ लपटें थी, चीख पुकार थी, लेकिन उन्हीं लपटों के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली के चारबाग इलाके में एक ऐसी खौफनाक, ऐसी दरंदगी से भरी वारदात हुई जिसने पूरे देश की रूह को कपा कर रख दिया था। महज 26 साल का एक नौजवान इंटेलिजेंस ब्यूरो का जाबाज ऑफिसर अंकित शर्मा दंगाइयों के हत्थे चढ़ गया। दरिंदगी की हद देखिए, उसके शरीर पर धारदार और भारी हथियारों से एक दो नहीं बल्कि पूरे 51 गहरे घाव किए गए। क्रूरता यही नहीं रुकी, पहचान मिटाने के लिए चेहरे और शरीर पर तेजाब यानी एसिड डाला गया और फिर लाश को एक गंदे नाले में फेंक दिया गया। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की नहीं दोस्तों, बल्कि ये दिल्ली की सड़कों की वो कहानी और कड़वी सच्चाई, है खौफनाक हकीकत है जिसका दर्द आज भी देश भूला नहीं है। और अब इस दिल दहलाने वाले मामले में अदालत का वो ऐतिहासिक और बड़ा फैसला आ चुका है जिसने हर एक साजिश से पर्दा उठा दिया है। अदालत ने पाया कि आम आदमी पार्टी का वो पूर्व काउंसलर ताहिर हुसैन, जिस पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी का 4 मंजिला घर उस खौफनाक दिन दंगाइयों का ऑपरेशन सेंटर बना हुआ था। ताहिर हुसैन को इस मर्डर केस और दंगों की साजिश में अदालत द्वारा दोषी यानी कि कन्विक्ट करार दिया जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम बहुत बारीकी से समझेंगे कि आखिर कैसे एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, एक नेता इस भयानक वारदात का मास्टरमाइंड बन गया था। अदालत ने अपने 300 से ज्यादा पन्नों के फैसले में क्या चौंकाने वाले खुलासे किए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दंगे सिर्फ एक स्थानीय हिंसा थे या फिर देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल साजिश। सब कुछ समझेंगे, सब कुछ जानेंगे, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कि मैं खुद दंगे से पीड़ित हुआ हूं। मैं खुद जो है अपनी जान बचा के, अपने परिवार की जान बचा के वहां से निकला हूं। एहसान जाफरी था जो मर गया, मैं बच गया तो ताहिर हुसैन हूं। दोस्तों, जब दिल्ली दंगों की जांच शुरू हुई तो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का मर्डर केस सबसे हाई प्रोफाइल और सबसे दर्दनाक मामला बनके सामने आया। 25 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा लापता हुए थे और अगले दिन चांदबाग के एक गंदे नाले में उनका शत विशित बॉडी उनकी बरामद हुई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। दंगों के दौरान अंकित शर्मा को एक हिंसक भीड़ ने पकड़ लिया था जिसे ताहिर हुसैन लीड कर रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकित के शरीर पर चोट के 51 निशान थे। धारदार हथियारों से उसे गोद डाला गया था। कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में साफ लिखा था कि वो हत्या नहीं थी बल्कि नफरत और क्रूरता का ऐसा नंगा नाच था जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। पहचान छुपाने के लिए तेजाब का इस्तेमाल किया गया ताकि सबूत मिटाए जा सकें। इस तरह के मर्डर केस में हमारे कानून के तहत कम से कम उम्र कैद और अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है। और जब अदालत ने इस पर अपना फैसला सुनाया तो जज साहब की टिप्पणियों ने पूरे साजिश की कड़ियों को जोड़ कर रख दिया। अदालत ने 300 से ज्यादा पन्नों का एक बेहद विस्तृत और कड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने चश्मदीदों की गवाही और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तफ्तीश को पूरी तरह से सही माना है। अदालत ने अपने आदेश में जो सबसे बड़ी बात कही वो यह है कि ताहिर हुसैन की वो 4 मंजिला बिल्डिंग महज एक घर नहीं बल्कि उस दौरान हिंसक भीड़ का ऑपरेशन सेंटर बन चुकी थी। कोर्ट ने माना कि ताहिर हुसैन उस भीड़ का हिस्सा नहीं थे जो अचानक भड़की थी, बल्कि वो उस भीड़ का कमांडर था। अदालत ने एक और बेहद जरूरी बात नोट की। वारदात वाली जगह और ताहिर हुसैन के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को या तो दंगों से ठीक पहले तोड़ दिया गया था या फिर उनकी दिशा डायरेक्शन को घुमा दिया गया था। कोर्ट ने साफ कहा कि कैमरों के साथ ये छेड़छाड़ कोई इत्तेफाक नहीं थी। यह इस बात का सीधा सबूत है या काटते सबूत है कि वहां पहले से ही बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रची जा रही थी जिसे कैमरों की नजर से छिपाना बेहद जरूरी था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब मामले की जांच शुरू की तो ग्राउंड लेवल से लेकर टेक्निकल सर्विलांस तक हर एक कड़ी को जोड़ा। जब पुलिस की टीम ताहिर हुसैन के चारबाग वाले घर की छत पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। 4 मंजिला इमारत की छत पर पत्थरों का पहाड़ था, ईंटों के ढेर थे, कांच की बोतलें थी जिनका इस्तेमाल पेट्रोल बम बनाने के लिए किया गया था। और यही नहीं, भारी मात्रा में तेजाब के पाउच भी वहां बरामद हुए। और सबसे हैरान करने वाली चीज यह थी कि छत पर फिट की गई एक बहुत ही बड़ी लोहे की गुलेल। इस गुलेल का मकसद जानते हैं क्या था? ताकि छत की ऊंचाई का फायदा उठाकर दूर दूर तक मौजूद घरों पर, दुकानों पर, बेकसूर लोगों पर पेट्रोल बम और भारी मात्रा में पत्थर फेंके जा सकें। अब आप खुद ही ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर, तेजाब, कांच की बोतलें और इतनी बड़ी गुलेल रातों रात इकट्ठा की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। यह हफ्तों की प्लानिंग, पूरी तैयारी और सोची समझी साजिश का नतीजा था। ताहिर हुसैन को अच्छी तरह से पता था कि किस दिन और किस समय दिल्ली में बवाल काटना है। ताहिर हुसैन ने शुरुआत में खुद को पाक साफ दिखाने की पूरी कोशिश की। उसने दावा किया कि दंगों के इस वक्त वो अपने घर पे मौजूद ही नहीं था, वो तो वहां से जा चुका। कई घंटों से यहाँ दंगाई अपना आतंक मचा रहे हैं और मेरे जो नीचे मेरा मेन गेट है, जो फाटक है मेन गेट का, उस गेट को तोड़ के भी
जबरदस्ती अंदर घुस के लोग छत पर चढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। जान माल का हर तरह का खतरा हो रहा है। पुलिस को तुरंत इस पे कंट्रोल करना चाहिए। जब पुलिस ने ताहिर हुसैन और उसके करीबियों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकाली तो ताहिर का झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वारदात वाले दिन और ठीक उसी समय ताहिर हुसैन की मोबाइल लोकेशन उसी की 4 बाग वाली बिल्डिंग के पास पाई गई, जहां से दंगे ऑपरेट हो रहे थे। इसके अलावा कॉल डिटेल से यह भी खुलासा हुआ कि दंगों के दौरान वो लगातार उन लोगों के संपर्क में था जो जमीन पर हिंसा भड़का रहे थे, यानी वो पल पल की रिपोर्ट ले रहा था और निर्देश दे रहा था। और बात सिर्फ पत्थरों और पेट्रोल बम तक ही सीमित नहीं थी दोस्तों। कोई भी दंगा बिना पैसों के, बिना फंडिंग के नहीं हो सकता। इस मामले में भी ईडी की एंट्री हुई तो एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला नेक्सस सामने आया। जांच में साफ हुआ कि दंगों से ठीक पहले ताहिर हुसैन के खातों में भारी मात्रा में कैश ट्रांसफर किया गया था। उसने फर्जी यानी शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए का हेरफेर किया। इस पैसे का इस्तेमाल दंगाइयों को दिहाड़ी देने के लिए, भारी मात्रा में हथियार, तेजाब और पेट्रोल खरीदने के लिए किया गया। भारी भीड़ जुटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। यानी ये अचानक भड़का गुस्सा नहीं था, एक पूरी तरह से फंडेड ऑर्गेनाइज क्राइम था। दोस्तों, बात करते हैं इस पूरी कहानी के सबसे घिनौने पहलू पर। फरवरी 2020 में जब दंगों में ताहिर हुसैन का नाम सामने आया तो देश का एक बड़ा इकोसिस्टम, कई राजनेता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और सेलिब्रिटीज अचानक उसे बचाने के लिए ढाल बन के खड़े हो गए। उनका लॉजिक क्या था? उनका लॉजिक था कि ताहिर हुसैन तो खुद इन दंगों का पीड़ित है और चूंकि वो एक खास धर्म से आता है, इसलिए दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार उसे जानबूझकर फंसा रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान इस बचाव में सबसे आगे थे। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया इंटरव्यू तक में खुलकर कहा कि ताहिर बेकसूर है, उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। यही नहीं, बॉलीवुड के दिग्गज लेखक जावेद अख्तर ने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पे तंज कसते हुए एक ट्वीट किया था जो उस वक्त काफी वायरल हुआ था। उन्होंने लिखा था कि इतने लोग मारे गए, घर जले, दुकानें लूटी गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिर्फ एक घर को सीज किया और उसके मालिक को ढूंढ रही है। इत्तेफाक से उसका नाम ताहिर है। दिल्ली पुलिस की इस कंसिस्टेंसी को सलाम। गिरफ्तारी से ठीक पहले ताहिर हुसैन ने भी खुद का एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें वो रोते हुए, लाचार बनते हुए कह रहा था कि दंगाइयों ने जबरदस्ती उसकी छत पे कब्जा कर लिया था और उसने खुद 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाया था। लेकिन बाद में पुलिस की जांच में साबित हो गया कि उसका 100 नंबर पे कॉल करना सिर्फ एक कवर था, एक पैतरा था, ताकि भविष्य में वो कानून से बच सके। कि मैं खुद दंगे से पीड़ित हुआ हूँ, मैं खुद जो है अपनी जान बचा के, अपने परिवार की जान बचा के वहाँ से निकला हूँ। एहसान जाफरी था जो मर गया, मैं बच गया तो ताहिर हुसैन हूँ। और जब पानी सर से ऊपर चला गया तब ताहिर हुसैन की छत से पेट्रोल बम फेंकते हुए, झंडा लहराते हुए वीडियोस टीवी चैनलों पे और सोशल मीडिया पे वायरल हो गए। जब जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंचा तब जाकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने यू टर्न लिया। अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि चाहे कोई भी हो, अगर हमारी पार्टी का भी कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे दुगनी सजा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का है कोई, या बीजेपी का है, या कोई कांग्रेस का है, जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। जेल में डालो जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। एक्सपर्ट का साफ कहना है कि जब तक मामला दबाया जा सकता था तब तक उसे मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलकर बचाया गया, लेकिन जब सबूत इतने पुख्ता हो गए कि बचाव मुमकिन नहीं था तो राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए उसे पार्टी से सस्पेंड कर पल्ला झाड़ लिया गया। अंकित शर्मा की शहादत पर शुरुआत में जो रवैया बेहद ठंडा था वो बाद में जनता के भारी दबाव के कारण मुआवजे और नौकरी के ऐलान में बदल गया। अब दोस्तों, इस पूरी टाइमिंग को समझिए जो इस केस का सबसे बड़ा और गहरा सच है। फरवरी 2020 के उसी आखिरी हफ्ते में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली ऑफिशियल भारत यात्रा पे थे। जब भी दुनिया का कोई बड़ा ग्लोबल लीडर भारत आता है तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की तमाम नजरें भारत पे टिकी होती हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी जांच में साफ दावा किया है कि दंगों की टाइमिंग को जानबूझकर अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के साथ मैच किया गया था। मकसद बिल्कुल साफ था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को एक हिंसक और अस्थिर देश के रूप में दिखाना और दुनिया को एक मैसेज देना कि भारत में माइनॉरिटीज सुरक्षित नहीं है, या भारत को वैश्विक स्तर पर एम्बेरस करने की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जिसमें ताहिर हुसैन जैसे लोकल लीडर्स को मोहरा बनाया गया था, क्योंकि ताहिर की 4 मंजिला बिल्डिंग उस पूरे इलाके में सबसे ऊंची थी जो दंगाइयों के लिए एक फेवरेट और स्ट्रेटेजिकल अटैक लोकेशन साबित हुई। दोस्तों, आज पूरे 6 साल बाद अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले ने साबित कर दिया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं
और देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती। एक जाबाज आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की बर्बर हत्या और दिल्ली को सुलगाने की इस साजिश के मुख्य चेहरों को कोर्ट ने बेनकाब कर दिया। ताहिर हुसैन और उसके साथ नाजिम, कासिम, जावेद और अनस जैसे सह आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका है। लेकिन आज इस मोड़ पर आकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। जो लोग उस वक्त एक दंगाई को पीड़ित बताकर सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चला रहे थे, जो लोग देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे थे, आज अदालत के इस 300 पन्ने के फैसले के बाद क्या वो देश से और अंकित शर्मा के परिवार से माफी मांगेंगे? इस पूरे मामले पे, अदालत के इस फैसले पे और उस वक्त के राजनीतिक दोगलेपन पे आपकी क्या राय है? जब 2020 में दंगे भड़के थे तब आप कहां पे थे और सोशल मीडिया पर क्या माहौल था? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये गहराई से की गई रिसर्च और वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि सच हर एक इंसान तक पहुंचे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण और सनसनीखेज विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।